नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में और ये जो इम्पोर्टेंस अपडेट है, वो किसके ऊपर है? एक स्टील कंपनी के ऊपर। क्योंकि स्टील इंडस्ट्रीज में लीडर्स प्लेयर्स हैं। तो आज मैं सबसे बड़ा कंपनी टाटा ग्रुप के उसके बारे में बात करूँगा। नाम आपको मतलब यहाँ पे जान चुके हैं, कंपनी का नाम है टाटा स्टील। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस कंपनी के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर कंपनी अभी 100 रुपीज के आसपास चला है, क्या सही टाइम है इस कंपनी के ऊपर निवेश करना? तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारे अपडेट्स पाने के लिए। तो नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के टाटा स्टील के बारे में। देखिए कंपनी आज नहीं, कंपनी 1907 से स्टार्ट हुआ था। 1907 से स्टार्ट हुआ था, मतलब कंपनी 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुके हैं। 115 साल पुराना कंपनी है और टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी है और दुनिया के सबसे बड़ा प्राइवेट स्टील कंपनी है। सबसे पहले अगर स्टील कंपनी किसी ने स्टार्ट किया वो टाटा ग्रुप ने किया और टाटा ग्रुप ने करके दिखाया। जमशेदजी टाटा ने इसको स्टार्ट किया और मतलब इस टाटा टाटा स्टील को जो स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग है और अगर आप जाकर कुकू एफएम में जाकर इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत नॉलेज आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टाटा स्टील इसका जो प्रोडक्ट है स्टील है, लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट है, साथ ही स्ट्रक्चरल स्टील है और साथ ही साथ वायर प्रोडक्ट्स है। स्टील यहाँ पे देखिए मतलब केसिंग पाइप्स है, साथ ही साथ हाउस होल्ड गुड्स भी है। तो कंपनी इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अगर मैं कंपटीटर के हिसाब से दिखा दूं तो दो कंपनी लीडर्स है। दो कंपनी लीडर्स का मतलब क्या है? दो कंपनीज का लीडर्स का मतलब एक है जीएसडब्ल्यू स्टील और दूसरा है टाटा स्टील। इस दोनों कंपनी के मैं कंपटीटर के हिसाब से बात करूं, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, तो दोनों कंपनी का जो फिगर आउट है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। टाटा स्टील एंड जीएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करूं, दोनों में अंतर क्या है? अभी भी टाटा स्टील पीछे क्यों है जीएसडब्ल्यू स्टील से? अगर देखेंगे इसका प्रोडक्ट के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं हॉट रोल्स, कोल्ड रोल्स, साथ ही साथ यहाँ पे कोटेड मतलब कोयल ट्यूब्स, यहाँ पे देख सकते हैं रबर्स एंड वायर रॉड्स। इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। मगर जेएसडब्ल्यू स्टील और भी ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, जैसे टीएमटी रॉड्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ग्लेवलम, साथ ही साथ और भी देखेंगे तो कलर कास्टेड प्रोडक्शन, साथ ही साथ कुड मतलब कोल्ड रोल्डेड, हॉट रोल्डेड। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशल एलॉय स्टील और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस तरीके से जो वायर रॉड्स है, इस तरीके से प्रोडक्ट का कंपनी काम करते हैं। तो इसका मतलब टाटा स्टील से भी कई गुना ज्यादा जेएसडब्ल्यू स्टील के प्रोडक्ट्स है। तो कंपनी के की सेगमेंट के बारे में बात करूं, कौन सा सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं? जहाँ पे टाटा स्टील एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, मतलब एनर्जी एंड पावर, इंजीनियरिंग एंड मटेरियल्स हैंडलिंग के ऊपर काम करते हैं। जहाँ पे जेएसडब्ल्यू का प्रोडक्शन अलग अलग जगह पे नहीं, कम जगह पे लगता है, जैसे ऑटोमोटिव, साथ ही साथ जनरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल सॉरी मशीनरीज एंड प्रोडक्ट एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे टाटा स्टील बाजी मार दे दिया जेएसडब्ल्यू स्टील को, जो मतलब इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यही चीज दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनीज के ऊपर ग्रोथ कहाँ पे है वो आपको देखना जरूरी है। रही बात कंपनीज के डिटेल्स के बारे में, तो मैं आपको इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात, तो देखिए यहाँ पे कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील एंड टाटा स्टील, ये दोनों कंपनी मार्केट प्लेयर है, मार्केट लीडर है। दोनों कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्केट कैप है 1,70,000 करोड़ के आसपास है और टाटा स्टील का 1,30,000 करोड़ के आसपास है। कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी टाटा स्टील में है जेएसडब्ल्यू स्टील से। जैसे आप अगर कर्जे के बारे में बात करूं तो कर्जे देखना, टाटा स्टील का कर्जा कितना है? 0.82% के आसपास, मतलब 1% के नीचे है, बेस्ट है। और जेएसडब्ल्यू स्टील का यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है? 1.23% के आसपास। इसका मतलब जेएसडब्ल्यू स्टील का परफॉर्मेंस टाटा स्टील से, मतलब सॉरी, टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील से भी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। रही बात कंपनीज के डेप्थ के बारे में बात करूं तो टाटा स्टील का जो पी रेशियो है एकदम रिजनेबल प्राइस में है, एकदम सस्ते में है। जो हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर होना चाहिए, उसी रेंज में है। हाँ, पी रेशियो थोड़ा सा इंडस्ट्रीज से पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में उतना खासियत देखने को नहीं मिला। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो ठीक है, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना ठीक नहीं है। तो कंपनी का फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी कंटिन्यूसली स्प्लिट एंड बोनस देके कंपनी का प्राइस अभी 100 रुपीज के आसपास लेके आया।
अगर स्प्लिट और बोनस कंटिन्यूसली नहीं देते तो आज कंपनी का प्राइस बहुत हाई रेंज में देखने को मिलता। तो कंपनी मेटल सेक्टर के ऊपर है और मेटल सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादातर लोग निवेश करना नहीं चाहता, तो इसलिए कंपनी हमेशा ऑफर देते रहते हैं। स्प्लिट और बोनस के चक्कर में लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा बोला जाते हैं, तो उस हिसाब से लोग निवेश करते हैं। देखिए कंपनी सिर्फ स्टील सेक्टर के ऊपर नहीं, अलग कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखा, तो एक मतलब 2 लाख के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिला। कंपनी का डेटोस जो डे है मुझे अच्छा लगा, 12 दिन के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा रहा है और कंपनी के प्रोडक्शन करने में 175 दिन लग रहा है। तो प्रोडक्शन करने में कंपनी का ज़्यादा टाइम लग रहा है इन्वेंटरी डे में, और कंपनी के डेटोस डे मतलब कंपनी के हाथ में माल बेचने के बाद पैसा सिर्फ से 12 दिन के बाद आ रहा है। तो मुझे ये पॉइंट्स बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ डिविडेंड डिविडेंड पे आउट कंपनी 50% के आसपास दे चुके हैं। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 3.5 रुपीज के आसपास है। इसका मतलब हर साल कंपनी 1 लाख रुपया में आपको 3,40,000 के आसपास, सॉरी 3,400 रुपीज के आसपास आपको डिविडेंड कंटिन्यूसली देते जा रहे हैं। तो अच्छी बात है। कंपनी के डेप्ट के बारे में तो पहले ही बोल चुका हूँ। एनुअली इनकम भी बात करूँ तो अच्छा खासा इनकम यहाँ पे जनरेट किया। तो कंपनी क्वार्टरली नहीं प्रॉफिट ईयरली किस तरीके से कर रहा है वो देखना जरूरी है। अगर मैं ओपीएम के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली ओपीएम को ग्रोथ हो रहा था। कंपनी इस साल में ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर पाया। पिछले साल में कंपनी 19% तक, सॉरी पिछले साल में कंपनी 26% तक ग्रोथ किया और इस बार कंपनी 13% ग्रोथ किया है। इसका मतलब ग्रोथ कंपनी का 50% यहाँ पे गिर चुके हैं। आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस आपको किस तरीके से पिटाई देखने को मिला है आप देख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से हालत क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का क्या सेल्स कम हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। सेल्स भी देखेंगे, एक्सपेंस भी देखेंगे तो ठीक ठाक ही है। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? गड़बड़ी हुआ एक्चुअली कंपनी के अदर्स इनकम में। तो कंपनी में पिछले साल में अदर्स इनकम में भी कंपनी के हाथ में पैसा है। साथ ही साथ कंपनी में देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी जितना सेल्स किए थे उससे कई गुना कम कंपनी ने एक्सपेंस कम किया और इस बार उस एक्सपेंस को कंपनी कम नहीं कर पाया और इसी के चलते कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। तो कंपनी ने आपको देखिए अच्छा खासा रिटर्न दिया, 5 साल 10 साल 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न के साथ साथ डिविडेंड भी दिया। सेल्स ग्रोथ तो ठीक ठाक है मगर प्रॉफिट ग्रोथ में अभी भी वीकनेस है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी तो ठीक ठाक है। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के जो मतलब बोरिंग्स है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं कंपनी का कर्जे के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखिएगा कंपनी कर्जा कहाँ पे लिया। कंपनी का लॉन्ग टर्म का कर्जा ज्यादा है, कंपनी इस बार कर्जा बढ़ा दिया। पिछले बार की तुलना से कंपनी का शॉर्ट टर्म कर्जा भी कंपनी यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। अगर वही चीज मैं यहाँ पे आपको इस हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी इस बार कितना कर्जा लिया वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कंपनी इस साल में जो कर्जे को इंक्रीजिंग किया वो देखिए 12,000 करोड़ से 16,000 करोड़ तक। इसका मतलब कंपनी 3,000 करोड़ से भी 3,500 करोड़ से के आसपास कंपनी कर्जे को इंक्रीजिंग किया। इसका मतलब ज्यादा कर्जा कंपनी लिया। अभी देखना है कंपनी रीपेमेंट की कितना किया। देखिए रीपेमेंट पिछले साल में कंपनी अच्छा खासा रीपेमेंट किए थे कर्जे को, मगर इस बार उतना रीपेमेंट नहीं किया। जो 26,000 करोड़ के आसपास पिछले साल में रीपेमेंट था, इस बार वो रीपेमेंट सिर्फ के सिर्फ 10,000 करोड़ पहुंच चुके हैं। इंटरेस्ट पेड फाइनेंस, तो वो देखेंगे तो इंटरेस्ट जो है फाइनेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट पेड है, कंपनी इस बार 6,000 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चुकता कर दिया। देखिए लोन आप ले सकते हैं, आप पैसे मिटा रहे कि नहीं मिटा रहे वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे तो आपके लिए तो गड़बड़ी होगा फ्यूचर में, क्योंकि कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम आपका लोन नहीं मिटा पाएंगे तो आपका क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको लोन देना बंद कर देंगे। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंस है। मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज। तो फिक्स एसेट परचेज के बारे में बात करूं, ध्यान से देखिएगा। जो 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने एसेट परचेज किए थे, इस बार 14,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने एसेट परचेज किया। इसका मतलब कंपनी का एसेट जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जा रहा है और इस एसेट के चलते हुए कंपनी ने इस तरीके से परफॉर्मेंस भी किया। मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का डेटोस डे में, जो पिछले कुछ सालों में चल मतलब 40 डेज और 30 डेज 38 डेज इस तरीके से टाइम लग रहा था, आज कंपनी 12 दिन तक लेके आ गया। मगर कंपनी ने इन्वेंटरी डे में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। हाँ, बीच में 200 दिन पार हो गया था, अभी 175 दिन लग रहा है। इसका मतलब पैसा आना कंपनी के हाथ में जल्द से जल्द हो रहा है, प्रोडक्शन करने का टाइम ज़्यादा लग रहा है और साथ ही साथ कंपनी के डेज पेबल, कंपनी दूसरों को मतलब जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी कर रहे हैं उसको पैसा वो 121 दिन में दे रहा है। तो अच्छी बात है कंपनीज के लिए। ये सारे कारण के वजह से कंपनीज के ऊपर इंस्टीट्यूशन टिके हुए हैं, चाहे वो एफआईएस हो, डीआईएस हो, पब्लिक हो, सब सब लोगों ने इस कंपनी के ऊपर एक ही रेंज के ऊपर निवेश किया। जितना निवेश पहले भी था आज भी उतना निवेश करके रखे हैं।
तो मैं ज़रूर कहूँगा टाटा स्टील जैसे कंपनीज़ के ऊपर आप ज़रूर फ़ोकस रखिए, क्योंकि टाटा स्टील इंडिया के एक शान है, टाटा ग्रुप की एक जान है। तो उस हिसाब से टाटा ग्रुप आज नहीं तो कल आपको धीरे-धीरे करके प्रॉफ़िट देगा। हाँ, इस कंपनी के प्रॉब्लम्स क्या है? इस कंपनी ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करके चलते हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी का अगर कोई भी वर्ल्ड बेसिस में कोई ग्लोबल इम्पैक्ट के कारण रॉ मटेरियल्स का मतलब प्राइस बढ़ जाता है, डॉलर के प्राइस बढ़ जाता है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा दिक्कत होगा। तो कंपनी देखिए चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक बिग मतलब रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस कंपनी के लिए सपोर्ट बना और यहाँ पे देखिए यही रेंज को तोड़ने के बाद मैं खुद यहाँ पे एक ट्रेड आपको मतलब लिया था और टेलीग्राम में भी आपको अपडेट दिया था। इस रेंज को तोड़ने के बाद मैं एंट्री लिया था इस कैंडल में और मेरा टारगेट अच्छा खासा देखने को मिला। मैं वेट कर रहा था कोई भी रिट्रेसमेंट दिखे तो मैं एंट्री लूँगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखा मगर यहाँ पे एंट्री में नहीं लिया, क्योंकि मुझे उतना खास कैंडल यहाँ पे देखने को नहीं मिला। क्योंकि वो रिट्रेसमेंट ऑब्वियसली मेरा टारगेट तक गया, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस तक गया था। मेरा टारगेट इस रेंज तक था, मगर यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लिया क्योंकि मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए था। मगर यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना, इसलिए मैं एंट्री नहीं लिया। तो मैं कहूँगा कंपनी अभी कंटिन्यूअसली नेगेटिव थोड़ा-थोड़ा करके कंपनी डाउन साइड में हो रहा है। तो इंतज़ार करिएगा इस रेजिस्टेंस तक सॉरी सपोर्ट को रिटेस्ट करके अगर कंपनी फिर से रिवर्सल करे तो बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो कंपनीज़ के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आपको सेफ ज़ोन में काम करना है, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी ज़रूर करिए। मैं कंपनी में ख़ासियत ज़रूर है एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि स्टील का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएँगे। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जितना कंट्रीज़ का ग्रोथ होगा, स्टील का डिमांड उतना बढ़ते जाएँगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए। बाकी आपके पास इस कंपनी का होल्डिंग है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। मेरे होल्डिंग बहुत पहले से ही है, कोविड से भी मतलब कोविड के लेवल से मेरा होल्डिंग है इस रेंज तक, इस रेंज से होल्डिंग है। मैं ऑब्वियसली होल्ड करूँगा लॉन्ग जर्नी के लिए। तो आपके क्या होल्डिंग है मुझे ज़रूर कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।